व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी एलओडीआर की रीसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। सेबी ने 17 मई 2024 को नोटिफिकेशन से सेबी एलओडीआर में कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट है रेगुलेशन 3 में। रेगुलेशन 3 बात करता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो 31 दिसंबर से अब टॉप लिस्टेड एंटिटीज़ की एक लिस्ट लाएंगे और वो लिस्ट प्रिपेयर होगी एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। पहले ये लिस्ट हर साल 31 मार्च को आती थी, अब ये लिस्ट 31 दिसंबर को आया करेगी और इसमें 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाएगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई लिस्टेड एंटिटी इस कैटेगरी में फॉल होगी और वो टॉप लिस्टेड एंटिटी की कैटेगरी में आ जाएगी तो टॉप लिस्टेड एंटिटी वाले जो भी कंप्लायंस होते हैं वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई लिस्टेड एंटिटी लगातार 3 साल तक उस लिस्ट में नहीं आती है, मान लीजिए 20 दिसंबर 2024 को कोई कंपनी लिस्टेड एंटिटी की कैटेगरी में आई लेकिन 2025 को नहीं आई, 2026 को नहीं आई और दिसंबर 27 को भी नहीं आई, तो दिसंबर 27 के बाद से जो भी टॉप लिस्टेड एंटिटी वाले कंप्लायंस उस पर एप्लीकेबल थे वो एप्लीकेबल होने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 में। अब र्यूमर वेरिफिकेशन को मार्केट प्राइस मूवमेंट से लिंक कर दिया है। मार्केट प्राइस मूवमेंट क्या होता है, ये अभी स्टॉक एक्सचेंज का सर्कुलर इस पर अवेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करेंगे कि मार्केट प्राइस मूवमेंट क्या होता है। जब भी किसी लिस्टेड एंटिटी के प्राइस में मटेरियल प्राइस मूवमेंट होगा तो मान लिया जाएगा कि उसके लिए कोई र्यूमर आई है मार्केट में और उस र्यूमर के रिगार्डिंग उसका लिस्टेड एंटिटी को रिस्पॉन्स करना होगा विदिन 24 आवर्स। अगर वो 24 आवर्स में रिस्पॉन्स कर देते हैं तो जो भी र्यूमर आने से पहले या मार्केट प्राइस मूवमेंट से पहले जो उसका शेयर प्राइस था वही कंसिडर करना होगा। जो भी कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए जो प्राइस मूवमेंट होने से पहले वाला जो प्राइस है वो कंसिडर होगा। अगर वो 24 आवर्स में र्यूमर वेरिफिकेशन नहीं को रिस्पॉन्स नहीं कर पाए तो मटेरियल प्राइस मूवमेंट जो एक्चुअल प्राइस है वही कंसिडर किया जाएगा हर ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट इसमें रेगुलेशन 30 में एक सब रेगुलेशन 11 इंसर्ट हुआ है। ये कहता है कि आप जो भी लिस्टेड एंटिटी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP रहेंगे, सीनियर मैनेजमेंट रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो र्यूमर वेरिफिकेशन को रिस्पॉन्स करे। नेक्स्ट है रेगुलेशन 26A। लिस्टेड एंटिटीज़ को अपने जो भी CEO होते हैं, CFO होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या होल टाइम डायरेक्टर या कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, उनको विदिन 3 मंथ्स अपॉइंट करना होता है वैकेंसी होने के। लेकिन अगर किसी लिस्टेड एंटिटी को किसी गवर्नमेंट की या रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी है, लेट्स से किसी लिस्टेड एंटिटी को RBI के भी कंप्लायंस करने होते हैं तो उसको RBI से अप्रूवल लेनी होगी। कोई भी डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO, CFO अपॉइंट करना है तो उस केस में उनके पास 3 मंथ की जगह 6 मंथ्स का टाइम रहेगा वैकेंसी फिल करने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलेशन 29। रेगुलेशन 29 में पहले बायबैक, डिविडेंड, फंड रेजिंग, बोनस, फाइनेंशियल रिजल्ट, इन सब की जो भी बोर्ड मीटिंग होती थी उन सब के लिए अलग अलग टाइम था कि 2 वर्किंग डेज़ पहले, 5 वर्किंग डेज़ पहले या 11 वर्किंग डेज़ पहले बोर्ड मीटिंग से पहले हमको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देनी होती थी। लेकिन अब कोई भी ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो, कोई भी बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिजल्ट की हो, बायबैक, डिविडेंड, फंड रेजिंग, वॉलंटरी डिलिस्टिंग या बोनस या ऑल्टरेशन इन नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई भी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 वर्किंग डेज़ एडवांस नोटिस देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट है रेगुलेशन 21। रेगुलेशन 21 लास्ट अमेंडमेंट है इसमें कि कोई भी लिस्टेड एंटिटी जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है और उसकी बोर्ड मीटिंग करानी होती है। और टॉप 2 रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज़ के मीटिंग के बीच
अब 210 डेज़ का डिफरेंस हो सकता है। पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बीच 180 डेज़ का गैप होता था। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।